अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम रोमान तबस्सुम है। मेरे साथ चौधरी मुनव्वर इसहाक साहब हैं, सीनियर सॉलिसिटर हैं और मुझे इनके साथ पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। हम क्लास फेलोज़ भी रहे हुए हैं और हम बहुत अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। इमिग्रेशन को लेके और ख़ास तौर पे यूके इमिग्रेशन को लेके चौधरी साहब की बड़ी गहरी नज़र रहती है। बड़ा डिटेल्ड ये पॉलिसी और गाइडेंस को इन डिटेल इन डेप्थ जाके पढ़ते हैं और बाज़ दफ़ा होम ऑफिस की भी गलतियां निकल आती हैं वहाँ पे, जो कि ये आइडेंटिफाई करते हैं और हमें लगता है कि ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए। आज हम यूके स्पाउस वीज़ा को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनी हैं यूके स्पाउस वीज़ा में। चौधरी साहब, पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू वेरी मच मियां साहब, वेरी नाइस टू सी यू आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन हम लास्ट टाइम दुबई में मिले थे हाँ जी, 2 साल पहले। वहाँ भी हमने वीडियोस बनाई थी। लेकिन मुझे आपका ये पैशन बहुत अच्छा लगता है कि वीडियो बनाने तो सब लोगों का फायदा हो जाता है। फायदा हो जाता है, बिल्कुल। और कोशिश होती है लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन दें जिससे उनका फायदा हो। बिल्कुल। तो सर देखें, स्पाउस वीज़ा की बात करनी है जी। हमारे सुनने वालों को, लोगों को पता है कि प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, यार रिलेशनशिप कैसे साबित करना है। मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, मैरिज के पिक्चर चाहिए, चैट का रिकॉर्ड चाहिए। और अगर आपका रिलेशनशिप थोड़ा ज़्यादा हो गया है और दोनों स्पाउस अलग-अलग हैं, मतलब एक स्पाउस यूके में आपने पैसे भेजे हैं या आपकी फ़ोन कॉल रिकॉर्ड है वगैरह वगैरह, लोगों को इसके बारे में पता है। आज जो बात करनी है फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड को लेके बात करनी है। और फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड में भी मेरे पास 3, 4, 5 किस्म के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, एक तो सिंपल बताइए कि फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है और एज ए सैलरीड पर्सन इन रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा किया जा सकता है। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। अब बड़े लोग आते हैं पूछने के लिए, काफ़ी लोग इंक्वायरीज भी आती हैं और सबसे मसला ये कि उनका कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। जो एक होम ऑफिस के रिक्वायरमेंट है, उनका अपना कंसेप्ट होता है कि ये जी मैं जॉब कर रहा हूँ और मेरी 29,000 पाउंड तनख्वाह है और मुझे ये वीज़ा मिलना चाहिए। लेकिन उसकी सर्टन रिक्वायरमेंट है, आपको कितनी देर हुई है सैलराइड, जिसमें आपने कहा कि अगर सैलराइड एम्प्लॉयमेंट है, कैटेगरी ए में है, तो आपको सेम एम्प्लॉयर के पास कम अज़ कम 6 महीने का ये काम करना चाहिए और आपकी सैलरी 29,000 पाउंड से नीचे ड्रॉप ना हो, इवन फॉर 1 मंथ। तो फिर वो थ्रेशोल्ड मीट करते हैं 29,000 का, जो थ्रेशोल्ड है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट का। तो आपने सिर्फ सैलरी का पूछा, तो उसमें ये है, हाँ, अगर आपने एक जॉब कर रहे थे 30,000 की, उसके बाद आपकी प्रमोशन होगी, आप नई जॉब में चले गए हैं, उसमें आप जाके 35 पे चले गए। लोग अब कई सोलिसिटर में, कई एडवाइजर, मैं कहूँगा सोलिसिटर तो नहीं कहते, जनरल कंसेप्ट ये है कि वो कहते हैं कि अभी 6 मंथ नहीं हुए आपको सेम एम्प्लॉयर के साथ, उसमें फिर आप कैटेगरी ए पर ना ट्राई करें, कैटेगरी बी में चले जाएं। उसमें आप जो प्रीवियस 12 मंथ इमीडिएटली फ्रॉम द प्रायर टू द डेट ऑफ एप्लीकेशन है, उससे एप्लीकेशन से पहले आप उसको जितनी भी सैलरी आपकी बनी है उसको कैलकुलेट करें और वो 29,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। और आपको एक लेटर लें अपने एम्प्लॉयर से कि मेरी अभी जो सैलरी है वो 29,000 से बाहर। रिक्वायरमेंट तो पहले भी पूरी हो रही थी, रिक्वायरमेंट बाद भी पूरी हो हाँ रही जी, हाँ जी। है। ये भी आपने नॉन सैलरीड का भी जिक्र किया अभी, तो उसको भी साथ ही अगर आप बता दें। ठीक है। सैलरीड के साथ अगर नॉन सैलरीड है तो वो कैसे। सैलरीड में जो जो होता है वो हर चीज़ आपकी बहुत डिफाइन होती है। आपके पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, आपको पता होता है मैंने कितने आवर काम करना है। आपको ये भी पता होता है कि मेरी सैलरी एवरी मंथ आफ्टर ग्रोस सैलरी एनुअल, सॉरी, ग्रोस मंथली सैलरी और ग्रोस एनुअल सैलरी कितनी है। तो उसमें होम ऑफिस जो है ना, बड़ी रिजिड अप्रोच लेता है कि आपकी किसी भी मंथ में जो 29,000 को डिवाइडेड बाय 12 करें, तो जो एक सर्टन अमाउंट आती है, आई थिंक इज जस्ट अंडर 2,400 पाउंड, वो उससे कम ना हो। अगर एक महीने में भी उससे कम हुई तो वो होम ऑफिस उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करके तो वो कहेगा ये आपकी जो है वो एनुअल सैलरी, एनुअल ग्रॉस एनुअल सैलरी है। लेकिन ये अगर जो नॉन सैलरीड हैं उनके पास वो होते हैं जिनका 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो आम ज़ुबान में जो कहते हैं ना, जनरल कंसेप्ट चल रहा होता है। उसमें ये होता है कि आपको कोई एम्प्लॉयमेंट है, एजेंसी वर्कर्स हैं, जिसमें आपको काम मिलता है कि आपको सिर्फ जब शिफ्ट होगी उसी वक्त आपको बुलाया जाएगा, अगर शिफ्ट नहीं है तो आपको काम नहीं मिलेगा। तो उसमें वो कहते हैं कि ये जो है ना, किसी महीने में उसको हो सकता है 3,000 की जॉब हो, दूसरे महीने में उसके पास 1,500 की हो, तीसरे महीने में 4,000 की हो, तो वो कोई उनकी सेट सैलरी होती नहीं है। तो होम ऑफिस भी इट्स विल बी अनफेयर कि मतलब वो कहें कि नहीं आपको हर महीने ये जो एक थ्रेश होल्ड है 29,400 का वो मीट करना है। तो उससे क्या करते हैं कि वो आपको मीन कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप 6 मंथ की सारी जो है आपकी वेजेस वो प्लस करें और उसको डिवाइडेड बाय 6 करें। अगर वो मल्टीप्लाई बाय 12 करें तो वो अगर वो आपकी सैलरी थ्रेशोल्ड 29,000 बनता है तो वो आपको आप रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड मीट कर सकते हैं।
नॉन सैलरीड। अच्छा, अभी आप ग्रॉस सैलरी की बात कर रहे थे, जी, थोड़ा सुनने वालों के लिए क्लैरिटी के लिए ये बताइए कि ये बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स कैसे कैलकुलेट, क्या चीज़ देख, फिगर कौन सा देखा जाएगा? ये फिगर जो है वो बिफोर टैक्स ही देखा जाएगा कि अगर आपको 29,000 है तो आपने नेट पेमेंट नहीं देखनी। अगर आपको वेज लिस्ट मिलती है, वेज लिस्ट में बड़ा कैटेगोरिकली लिखा होता है कि आपकी नेट ग्रॉस इनकम इतनी है, टैक्स इसके ऊपर इतना कटा है, नेशनल इंश्योरेंस इसके ऊपर इतनी कटी है, और कोई अगर उनकी एम्प्लॉयर की आपकी पेंशन स्कीम चल रही है, कुछ और वो जो होते सैलरी सेक्रीफाइस होता है कि गाड़ी वगैरह ली होती है उन्होंने एम्प्लॉयर के साथ, अगर वो भी कट रहे हैं तो वो कट के वो कटाने की ज़रूरत नहीं है बिफोर बेसिकली। एनी हाँ डिडक्शन। हाँ जी, एनी डिडक्शन आपकी अगर 29,000 एज ए ग्रोस मिल रही है आपको, आपको बेशक उसमें 29 के ऊपर अगर हम फॉर एग्जाम्पल 30 करो तो 24,500 बन जाती है, तो वो जस्ट अंडर 2,500 पाउंड अगर सैलरी हो 2,400 समथिंग, तो वो जो सैलरी है ना वो ग्रोस होगी ठीक है, जब आपको मिलेगी। उसके बेशक आपको नेट जो है वो 1,800 रह जाए, वो नहीं काउंट करनी, आपने 2,400 काउंट करना है जो कि ग्रोस क्योंकि है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक बात थी बहुत कि इंपॉर्टेंट। ग्रॉस लोगों को समझ नहीं आती जी। कि ये बिफोर टैक्स है। अच्छा, अब जो सब नेक्स्ट, अब सैलरीड नॉन सैलरीड हो गया, कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जैसे लोग उबर चला रहे हैं, यस। लोग डिलीवरी कर रहे हैं, लोग कुछ और काम कर रहे हैं, वाइट कॉलर जॉब भी कर रहे हैं, ब्लू कॉलर भी जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं सैलरी, दे दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन टैक्सेस। ऐसे ही। तो उनकी सैलरी कैसे काउंट होती है और कितनी उनके लिए, उनको भी 6 मंथ दिखाने हैं या 12 मंथ्स दिखाने हैं? साथ के साथ प्रीवियसली हमने जो सैलरी नॉन सैलरी डिस्कशन किया, तो मिनिमम आपने बताया 6 महीने की सैलरी स्लिप, एम्प्लॉयमेंट लेटर और बैंक स्टेटमेंट भी, तो हाँ इसके जी। साथ क्या करेंगे? हाँ जी, इसमें ये जैसे हम जो नॉर्मली सैलराइड और नॉन सैलराइड एम्प्लॉयमेंट है वो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में रहते हैं। ये जनरली लोगों को तो समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि कोई ऐसा भी होंगे कोलीग जो इमिग्रेशन एडवाइज़र हैं या जी दूसरे जी। मुल्क बैठ के आपका चैनल देख रहे हैं, तो वो समझ जाएंगे कि कैटेगरी ए और कैटेगरी बी क्या है। और ये जो आपने एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बताया है, ये सेपरेट कैटेगरी है। इसमें जो है कंप्लीट डिफरेंट रूल है, क्योंकि इसमें टैक्स आपने एंड पर जाके देना होता है, आपकी इनकम पहले आ चुकी होती है। फॉर एग्जांपल ऊबर ड्राइवर हैं, वो टैक्सी ड्राइवर हैं, ग्रोसरी शॉप वाला है, सोल ट्रेडर हैं जो इवन ई कॉमर्स का बिजनेस कर ई रहे हैं कॉमर्स लोग। का बिजनेस कर रहे हैं। हाँ जी, तो वो भी डिफरेंट है कि आप एज ए कंपनी कर रहे हैं कि एज ए सोल ट्रेडर कर रहे हैं। मैं जो बात करूँगा वो सिर्फ सोल ट्रेडर करूँगा, क्योंकि ठीक है। जो अगर वो करते हैं कंपनी की तो वो डिफरेंट कैटेगरी है कम्प्लीटली। सोल ट्रेडर में ये होता है कि आपने एक अपने पूरे साल के, आपने पहले बात है आपने अकाउंट्स देने होते हैं, पूरे साल की बैंक स्टेटमेंट्स देनी होती है, उसमें से आपने बताना होता है कि आपने इनके ऊपर टैक्स कितना बनता है, और टैक्स के बाद जो आपकी प्रॉफिट कितना जो है ना वो 29,000 पाउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उनको कहें कि चूंकि जिस तरह हम पहले कहा था कि वो ग्रॉस इनकम होनी चाहिए, तो बिफोर टैक्स का बिफोर था। टैक्स कहा था, तो इसमें वो टैक्स इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि आपने 29,000 के ऊपर जो टैक्स देना है वो सेपरेट है। आपकी जो है इनकम वो 29, क्योंकि होता क्या है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कि आपने अपने खर्चे निकालने हैं। उबर वाला अपने जिस तरह उसने अपने गाड़ी का खर्चा है, पेट्रोल, टायर, इंश्योरेंस सारा निकाल सकता है, वो ज़्यादा कि उसके वो इनकम उन तो लोगों ने नहीं है। गाड़ी रेंट पे ली होती हाँ है। जी, कई गाड़ियों रेंट पर ली होती है, जो उनका जितना भी एक्सपेंस है वो निकाल के हम्म। वो एक, वो तो क्योंकि वो उनकी इनकम नहीं है, वो उनकी टर्नओवर है। ठीक है। टर्नओवर तो 1 लाख भी हो 1 सकती है। लाख भी हो सकती है, लेकिन उसमें से उसको मिलना कितना है, वो अपने सारे खर्चे निकालेगा, उसके ऊपर जितने वो 29,000 देगा, उसमें 29,000 में से जो निकलना है, सॉरी, जो सारे खर्चे निकाल के जो बाकी बचना है वो 29 होना चाहिए। उसको प्रूव करने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और आपको पूरे साल की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और आपको अकाउंटेंट का एक होता है इनका सेल्फ असेसमेंट, वो आपने फिल किया हो। इवन आपने नॉर्मली बहुत होम ऑफिस रिजिड अप्रोच रखा था पहले, अब थोड़ी सी उन्होंने चेंज कर दी है कि वो कहता था कि लास्ट, क्योंकि ये आप इन एरियर जमा करवाते हैं, आपने एक फॉर एग्जांपल जो एक टैक्स ईयर है ना 6 ऑफ अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर 5 ऑफ अप्रैल तक चलता है, तो ये जो होम ऑफिस, सॉरी, जो सेल्फ एम्प्लॉयड जो रन जमा करवाते हैं वो इन एक ईयर एरियर में जमा करवाते हैं, यानी कि जो उन्होंने पिछले साल कमा लिया है वो अगले साल उन्हें देना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल समझना चाहते हैं कि अगर 2024 2025 का अगर किसी ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ना, तो उसकी जो टैक्स जमा होना है वो जाके होना है, पहले तो कैलकुलेशन उसकी नेक्स्ट ईयर होगी, तो वो 25 में, वो जनवरी 25 में उन्होंने वो टैक्स देना है। अगर उन्होंने ऑलरेडी इस टैक्स ईयर में पैसे कमा के और सबमिट कर दिया अपने अकाउंट,
अकाउंट्स वो सबमिट इसी साल करेंगे, लेकिन टैक्स ड्यू होगा उनको 1 साल अच्छा, बाद। अगर स्पाउस वीजा के हवाले से पर्टिकुलरली बात की जाए तो क्या ये टैक्स पे होना जरूरी है? नहीं, टैक्स पे होना जरूरी नहीं है। आपके अकाउंट्स होना, अकाउंट्स आपके और अकाउंट्स सेल्फ असेसमेंट के हाँ जी, डॉक्यूमेंट्स हाँ जी, आपको हाँ जी, चाहिए, एक साल की अकाउंटेंट, हाँ बैंक जी, हाँ स्टेटमेंट जी, दे चाहिए। सकते हैं। अगर ये उबर का काम कर रहे हैं तो उसकी इनवॉइसेस वगैरह भी चाहिए हाँ जी, होंगी। आप बता सकते हैं ना ये इनकम आ गई है, इनकम जनरेट हो गई है और ये हमने कैलकुलेट कर लिया, इतना हमें प्रॉफिट और वो होगा। बैंक स्टेटमेंट से नजर आ रहा होता है। हाँ जी, तो बैंक यहाँ से। पे एक और चीज क्लैरिटी के लिए, ये जो हमने पहले सैलरी नॉन सैलरीड की बात की, अब हम सेल्फ एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं। कुछ लोग कैश पे काम कर रहे होते हैं, हाँ जी, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? इसको होम ऑफिस कैसे लेता है? होम ऑफिस की क्या अप्रोच है इस तरफ? ये बहुत होम ऑफिस गाइडेंस में ये बात लिखी हुई है और बहुत कम लोग ये इसको समझते हैं। होम ऑफिस ये कहता है कि अगर आप फिर दोनों चीज़ें होंगी, अगर सेल्फ सैलरी नॉन सैलरीड में अगर आप बात करते हैं या जो एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, उसमें ये है कि अगर आपको कैश पेमेंट मिल रही है तो जो आपने होम ऑफिस रिक्वायरमेंट है वो कैश जाके आप बैंक में जमा करवाएं। ये आपके ऊपर जिम्मेदारी डालता है बैंक, सॉरी होम ऑफिस, कि आप वो जाके जमा करवाएं और पे स्लिप आपको मिलनी चाहिए। तो जितनी पे स्लिप के अगेंस्ट वो पैसे जमा हुए होंगे तो वो फिर उसको ग्रोस मान लेगा, क्योंकि आपको तो नेट ही मिलनी है। अगर जी कैश जी। मिलेगा तो वो आपको ग्रोस कभी भी नहीं एम्प्लॉयर देगा, वो आपको मिलेगा नेट। तो नेट में जो आप जमा करवाओगे वो होम ऑफिस उस हिसाब से कैलकुलेट करेगा कि इसकी ग्रोस इतनी बननी चाहिए। तो वो उसकी जो वो सारी जो है सब्सटेंशिएट होगी बाय पे स्लिप। पे स्लिप में बताएंगे कि ये इसको नेट मिली है, इतना इसका। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 6 सैलरी स्लिप्स हैं और 6 की 6 कैश मिलके उसने कैश जमा करवा दिया है, हाँ जी, लेकिन कुछ लोग बेचारे मासूम होते हैं, उनको पता नहीं होता, उन्होंने कैश जमा ही नहीं करवाया होता। हाँ, फिर ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम बनता है। प्रीवियसली मैंने देखा एक्सपीरियंस से कि ये फिर होम ऑफिस इस पे रिजिड अप्रोच लेता है। वो कहता है कि नहीं, हमें तो नहीं पता कि आपको ये पैसे मिले भी नहीं मिले। द होल पर्पज़ यही होता है होम ऑफिस का, जब वो कोई भी पॉलिसी बनाता है या कोई भी चीज़ें देख रहा होता है या एप्लीकेशन असेस कर रहा होता है कि वेदर ये सब कुछ जो हमें दिखाया जा रहा है जेन्युइन है कि नहीं है। मतलब तो जेन्युइननेस का इशू आ जाता है यहाँ इशू पे। आ जाता है कि ये आप कह तो रहे हैं, इनके पास पे स्लिप है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो होम ऑफिस कैसे सेटिस्फाई हो कि ये पेमेंट हुई भी थी कि नहीं हुई थी। ये जेन्युइननेस, क्रेडिबिलिटी, इस चीज़ को गाइडेंस की नज़र में क्या बोलेंगे? मतलब होम ऑफिस का ये क्राइटेरिया है, मतलब क्यों? अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो उनके ऐसे कारों, पुराने लोग हैं, उनको सिस्टम इस्तेमाल नहीं करना आता, बैंक इस्तेमाल नहीं करना आता, ऐसे ही है। तो वो, लेकिन अब आप ये कहते हैं कि सैलरी बैंक में ही जानी चाहिए। अक्सर बस में जब ये देख रहे होते हैं ना, वो दे डोंट मेक द लॉ फॉर वेरी पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल ना, तो दे मेक ए लॉ जनरली। ऑलराइट। तो जनरली जब लॉ बनता है तो वो देखते हैं कि हमारे मुल्क में सिस्टम कैसे चल रहा है। हाँ। तो ये तो मेरे ख्याल, अगर आप ये बात कर रहे हैं कि ये जो है सिस्टम यानी कि जिसमें कैश डीलिंग में है, ये मोस्टली जो है फॉरेनर्स ही ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं, और जो स्पेशली एशियंस और अफ्रीकन्स हैं जो इसमें कैश पेमेंट्स मिलती है। देखो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इंडिया से कुछ क्लाइंट देखे गए हैं हाँ जी, कि वो बेचारे बहुत पुराने लोग हैं और वो इस तरह, लेकिन करते उनको सिस्टम में आना पड़ेगा। हाँ, बेसिकली उनको उनको भी मैं भी यही कहता हूँ कि आप 6 महीने वेट कर दें, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपको अच्छा है कि आप उसको सिस्टम में मतलब आ यहाँ पे जाए। अगर एक एक्सपर्ट से एडवाइस ले ली जाए तो आपकी जो एप्लीकेशन, बहुत एक्सपेंसिव एप्लीकेशन है, वो पैसे बच सकते पैसे हैं। बच सकते हैं। प्रॉपर एडवाइस लें आप। हाँ जी, और मैंने देखा है कि लोगों ने इस तरह जल्दबाजी में काम किए हैं और उन्होंने सोलिसिटर से ही एडवाइस ली है। उन्होंने जाके एप्लीकेशन डाल दी है डेस्परेट होकर, और क्या हुआ, उनके पैसे भी ज़ाया गए, उनका टाइम भी, वो उस वक्त टाइम का ज़्यादा सोच रहे होते हैं कि जी टाइम जी। बच जाए ना, पैसे लग जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन हमें टाइम चाहिए क्योंकि क्योंकि नई नई शादी हुई होती है, वो हाँ चाहते हैं कि स्पाउस जल्दी से ज्वाइन करें, वो जी, अपनी लाइफ को शुरू करें। जी, इस चक्कर में उनके पैसे भी ज़ाया होते हैं क्योंकि ऐसे ही, प्रॉपर एडवाइस नहीं मिली होती। ऐसे ही, अच्छा, तो सब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कुछ लोगों के ना सैलरी होती है, ना नॉन सैलरी होते हैं, ना सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, लेकिन सेविंग्स होती है। ऐसे ही। अब यहाँ सेविंग्स को लेके 2 क्वेश्चन है मेरे। नंबर 1, एक बंदे की सैलरी 29,000 पाउंड को वो थ्रेश होल्ड मीट नहीं कर रहा, उसका डेफिसिट है, जी, 5,000 का डेफिसिट है, 10,000 का या 15,000 का डेफिसिट है, और लेकिन उसके पास सेविंग्स मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे सेविंग्स का फार्मूला क्या होगा, प्लस जिसकी कोई भी इनकम नहीं है और उसके लिए सेविंग्स कैसे काउंट होंगी? ठीक है। ये 2 क्वेश्चन अलग-अलग हैं। हाँ जी, बहुत ये वेरी रेयरली लोग इस कैटेगरी में जाते। पहले आसान था, अब थोड़ा मुश्किल हो गया है। इसमें ये है कि नॉर्मली क्या होता है
कि जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, कई लोग फीमेल्स होती हैं उनके पास एम्प्लॉयमेंट ज़रा चांस कम होते हैं, वो नहीं बाहर जाती हैं, या सैलरी कम होती है, बेसिक सैलरी पर काम कर रही होती हैं, वो मीट नहीं कर सकती थ्रेशोल्ड। रिमोट वर्किंग वगैरह रिमोट टाइप वर्किंग भी कोई रिमोट वर्क वर्किंग फ्रॉम भी कर लें। वैसे भी अगर कोई जनरली भी कोई काम कर रहा है, बस ब्रांच में भी काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल बैंक में भी कोई जॉब कर रहा है, अगर उसकी बेसिक सैलरी पर काम कर रहा है तो उसकी 24,000 से ज़्यादा नहीं होगी सैलरी। तो उसमें उसमें ये देखा गया, बस जो है ना, उसमें होम ऑफिस ने उनको भी कैटर किया है। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको इनहेरिटेंस में मिल जाती हैं पैसे, कई लोग होते हैं कि उनमें माँ बाप उनको वैसे ही शादी पर ही गिफ्ट दे देते हैं, भाई बहन मिलकर उनको गिफ्ट देते हैं कि यार देखो ये आपका गिफ्ट है, आपकी शादी हुई है तो ये आपके लिए हमने किया है। तो उसमें ये सबसे अच्छी बात हम पहले ये करते हैं कि अगर कोई भी सैलरी नहीं है तो उनको 85,000 समथिंग पाउंड है जो शो करने पड़ते हैं। 88,500 सॉरी माय मिस्टेक, हाँ जी, 88,500 पाउंड उनको शो करने पड़ते हैं कि 6 मंथ के लिए उनके बैंक में पड़े हुए हैं। उनको साथ एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है। डिक्लेरेशन इज अ डॉक्यूमेंट विच प्रिपेयर्ड बाय, जो वो तैयार करते हैं एप्लीकेंट का स्पॉन्सर जो होगा यूके में, तो वो तैयार करता है कि ये सोर्स इनकम क्या है। उसमें गिफ्ट हो सकता है पेरेंट की तरफ से, कुछ सेल, प्रॉपर्टी सेल करके उन्होंने लिखा हुआ है। तो लेकिन ये भी आपने करना ना, उसमें हो सकता है कि वो पुराने काम कर रहे हो, 4-5 साल से काम कर रहे हो, चूंकि वो अपने पेरेंट के साथ, भाई बहन के साथ रह रहा है, तो उनको कोई एक्सपेंसेस नहीं है, उन्होंने तो वो जमा किए किए हुए हैं। जो भी हो सकता है सोर्स उनका लेजिटिमेट सोर्स होना चाहिए, और वो उसको वो एक डिक्लेरेशन देते हैं, और वो उनको होम ऑफिस एक्सेप्ट कर लेता है अगर प्योरली ये सेविंग्स में जाना चाहते हैं। जो फिर दूसरा होता है कैटेगरी के, जॉब भी कर रहे हैं तो उसको डेफिशिएंसी, जैसे आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया कि वो सैलरी थ्रेशोल्ड मीट नहीं कर रहा 29,000 का, जिसमें कोई बेसिक पे से बेसिक पे पर हैं, वो 24,000 पाउंड 24,000 रफली वो उनको सैलरी बनेगी। तो उनका ये होगा कि वो जब उसको जो डिफरेंस है 4,000 पाउंड का, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना होता है। होम ऑफिस जो है वो कहता है जो फर्स्ट 16,000 पाउंड की सेविंग्स है ना, वो हम काउंट नहीं करेंगे किसी भी सेविंग्स के टूवर्ड सेविंग। उसकी वजह ये है, जिसमें हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, बाकी आपके कलीग के साथ भी डिस्कस किया है जी जी, कि इसका जो थ्रेशोल्ड है ना, वो 18,000 तक ना आप बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। जब आपकी सैलरी, आपकी सेविंग 16,000 तक पहुंचती है, उसके बाद आपकी बेनिफिट खत्म हो जाते हैं, कोई आप बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। तो उन्होंने इसलिए एक थ्रेशोल्ड रखा हुआ है। उसमें फिर बाद में ये करते हैं कि जो आपके 16,000 वो निकल गया, तो 16,000 से ऊपर की जो सैलरी होगी उसको मल्टीप्लाई करना है 2.5 से, जो कि ड्यूरेशन ऑफ वीज़ा मिलेगा एक किसी भी एप्लीकेंट को, बेशक वो इवन इंटरनेशनल आपको ज़्यादा मिलता है, 33 मंथ का मिलता है, लेकिन चूंकि असल 3 मंथ एक्स्ट्रा ये होते हैं ट्रैवल प्रिपरेशन के लिए, तो इसलिए वो आपको 2.5 से मल्टीप्लाई, डेफिसिट मल्टीप्लाई बाय 2.5, हाँ जी, प्लस 16,000 डिवाइडेड बाय होगा। ओके, हाँ जी, एंड प्लस 16,000। नहीं, वो भी नहीं होगा, ऊपर वाली इनकम है सिर्फ वही डिवाइड होगी। हाँ, तो वो जो डिवाइड होके जो आपकी आंसर आएगा वो ऐड होगा 16,000 नहीं, सैलरी में। हाँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि अगर आपकी सैलरी, आपकी सेविंग है, आपकी सैलरी है 25,000 लगाते हैं, ग्रॉस सैलरी है, आपका सेविंग पड़ी हुई है 25,000 पाउंड की। जी जी, तो इसमें आप 25,000 को नहीं करेंगे, ये जो है ना उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। आपकी जो होगी सैलरी होगी 25,000 माइनस 16,000 होगा, तो जो 9,000 बचेगा डिवाइडेड बाय 2.5, 9,000 अगर 2.5 से करेंगे तो वो एक मेरा ख्याल है कि 2,500-3,000 पाउंड बनता है, तो वो ऐड होगा उसमें 25 में, जो कि सैलरी है। तो और वो फिर आप फार्मूला देखेंगे कि उसके मुताबिक पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर आपको सैलरी या बढ़ाएं या सेविंग्स बढ़ाएं। बिल्कुल, क्योंकि अब मैंने ये देखा कि जो डेफिसिट है, जैसे आपने कहा 4,000 का डेफिसिट है जी, उसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ना 2.5 से, जो भी आंसर आता है आपका, तो तकरीबन 10-12 हज़ार का आंसर आता है जी, आप उसमें अगर 16,000 जमा कर देते हैं, क्योंकि 16,000 का तो आपने हर हाल में थ्रेशोल्ड को मीट करने के लिए करना ही है। हाँ जी, तो जो अमाउंट आपकी आती है, जो 26,000, जैसे आपने दूसरे तरीके से बताया जी, कि 26-27 जो भी एक अमाउंट आती है, हाँ तो डेफिसिट मल्टीप्लाई बाय 2.5 प्लस 16,000 आप डेफिसिट को कवर कर सकते हैं।
डेफिसिट थोड़ी सी कैलकुलेशन मैं डिफरेंट करता हूँ आपसे। उसका जो फार्मूला है कि 25,000 अगर सेविंग्स है, ठीक है, माइनस 16,000। वो तो करने ही करने हैं हाँ आपको, जी, क्योंकि हमने तो 16,000 खत्म हो गया, वो कहीं भी आप यूज़ नहीं कर सकते, यूजलेस मनी है। हाँ ये मैं जो क्लाइंट को कहता हूँ ना कि ये जैसे आप कोई घर बना रहे होते हैं ना, आप फाउंडेशन बनाते हैं, तो फाउंडेशन के ऊपर जो घर बनता है, तो फाउंडेशन किसी को नज़र नहीं आती, जी, ऐसे ही है। लेकिन फाउंडेशन के ऊपर वो होती है नीचे। तो ये 16,000 पाउंड जो फाउंडेशन है सैलरी सेविंग्स का, ये होता तो है लेकिन आपको नज़र नहीं आता, ये आप यूज़ नहीं करते, उसका यूज़ तो नहीं, आपने लेकिन 24-25,000 बोला, ये 30 भी हो सकता है, हाँ जी 50 भी हो सकता हाँ है, जी हाँ जी हाँ उसमें जी से 16 माइनस करना है आपने, हाँ जी, तो बाकी और जो बचेगा बाकी, हाँ वो 2.5 के ऊपर डिवाइड करना है। ठीक है। आसानी के लिए करते हैं, 10,000 पाउंड हमारे पास बच गया, 26,000 पाउंड था, तो वो 2.5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आई बिलीव के वो 2.5 ही आएगा। हम्म, अगर मैं रफली अगर उसको करें ना, 10,000 को 2.5 के ऊपर करें डिवाइड, तो ना जो नहीं 0.5 ही मेरा ख्याल आएगा। इतना जो भी क्योंकि आंसर आएगा। हम एक वक्त हाँ जी हाँ एस्टिमेटेड जी बात सर, कर रहे एस्टिमेट बात कर रहे हैं, हैं, बस एग्जैक्ट आप कैलकुलेशन ना लें हाँ जी, इसको। फार्मूला आप याद रखें कि फार्मूला ये है कि सेविंग्स माइनस 16,000, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है 2.5 2.5 से, फिर उसको ऐड करना है सैलरी में। चलने में, वो जो आंसर आएगा ना डिवाइड करने के बाद, वो सैलरी में ऐड होगा। वो फिर जब हो सकता है वो 28 चला जाए, वो 29 चला जाएगा, या 30 हो अब सकता है, चला जाए। अबव चला जाए। अगर अबव चला इक्वल टू हो गया, अबव अबव चला गया, आप फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड मीट कर गए हैं। अगर वो कम रह गया या वो नहीं मीट कर सका, तो उसके वो नहीं कर सकते। और मैंने आपको वेरी ऑनेस्टली बताऊंगा, बहुत कैलकुलेशन करके एक 100 पाउंड के ऊपर था, तो मैं क्लाइंट को कहता रहा हूँ कि आप वेट कर लो, नहीं हो सकता, लेकिन क्लाइंट वाज इन अ सिचुएशन कि उसका वीज़ा ही ख़त्म हो रहा था, एक्सटेंशन। तो वो हमारे पास चॉइस ही नहीं रही, हमने एप्लीकेशन डालनी थी। इस 100 पाउंड की वजह से उन्होंने रिफ्यूज़ की, वही तो रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूज़ कर मतलब दी। हाँ, डिस्क्रिप्शन भी यूज नहीं किया। डिस्कशन में यूज़ नहीं की। और उसने कहा था कि ये उसके बीमार होने की वजह से उसको इंजरी हो गई थी, वो जॉब चली गई थी, उसको वो मिलती भी रही, जो ना होती है ना आपको मेडिकल की जो पेमेंट्स होती हैं, वो भी मिलती रही, वो भी मिलती रही हैं, सिक लीव, सिक सिक पे पे जो होती मिलती है। रही हैं, लेकिन फिर भी होम ऑफिस ने डिस्क्रिप्शन तो यूज़ सब बड़ी करा। मज़े की और बड़ी अच्छी इंफॉर्मेटिव हमारी गुफ्तगू हुई। आप ये सारी बातों से देखें, सैलरीड है, नॉन सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, इवन सेविंग्स, ये सारी कैलकुलेशन देखने में आसान नजर आ रही हैं, ऐसी है। लेकिन अगर आपके पास एक्सपर्ट एडवाइस नहीं है, अगर आपने प्रॉपरली इनको कैलकुलेट नहीं किया, और अभी आपने एक सिनेरियो बता दिया एग्जांपल के तौर पे कि एक 100 पाउंड कम था, हाँ जी, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी कि उसको अप्लाई करना था, वो वेट भी नहीं कर सकता था। वीज़ा ख़त्म हो जाना हाँ था, जी, वो लेकिन स्टे हो जाना अच्छा, था। अगर वो वीजा खत्म ना होता और वो वेट करता बंदा, तो फिर कहीं ना कहीं वो 6 महीने और आगे जाता, या हाँ उसको किसी तरीके से वो पूरा करने की कोशिश करता, हाँ जी, तब ही बिल्कुल, वो उसको सक्सेसफुल हो सकती थी। सक्सेसफुल हो सकती हाँ थी। जी, और फिर हमने यही किया, मैंने उसको शुरू से बता दिया था कि ये आपके चांसेस देखें, हम रिस्क लेना पड़ेगा, हाँ, किसके बगैर हल कोई नहीं है, अनलेस अनटिल आप नहीं, एट द एंड तो आपने फिर क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस ही फॉलो करनी है ना। सेक्शन आप, उनकी ये। आपका हमारा काम है एडवाइस देना, जी उसको रास्ता दिखाना, जी आगे जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं हमें उसी पे चलना है। और बाज दफ़ा कैलकुलेशन आपकी चीज़ें पूरी होती हैं, कैलकुलेशन भी ठीक होती है, जी, लेकिन कभी कभी कैलकुलेशन ठीक नहीं भी बैठती। होम ऐसे ऑफिस कोई उस पर एतराज़ लगाता है, आप ऐसे। उसको रिबटल पे जाते हैं। हाँ जी। जो सब, थैंक यू सो मच, बड़ा मज़ा और आया, इसमें मैं और जो मैंने भी। उसका मैं आपको थोड़ी खत्म करने से 1 मिनट जी पहले जी, से बताना चाहता हूँ, उसका हुआ क्या, वो फिर 100 पाउंड वाले का। अच्छा अच्छा अच्छा, हुआ क्या वो ये? फिर अपील में चले गए हम। अपील में जाके उसने थ्रेशोल्ड मीट कर लिया। तो आपको पता है जब हियरिंग होती है, जो कोई तब तक इमिग्रेशन अगर आप मीट कर लें कर तो। लेते हैं, तो एट द डेट ऑफ हियरिंग जज ने फैसला करना होता है कि एट द डेट ऑफ हियरिंग पर क्या अच्छा सिचुएशन जो है। अच्छा, वैसे ये भी तो एक एक्सपर्ट है ना, एक्सपर्ट की कि आपको जो पीस ऑफ माइंड के साथ आप देख रहे हैं ना नहीं, एप्लीकेशन। एक्सपर्ट की स्किल है कि एक्सपर्ट ने देखा कि अभी वो पूरा नहीं कर रहा और ये रिफ्यूज भी होगा, वीजा भी एक्सपायर नहीं होने दिया, उसको ओवरस्टे नहीं होने दिया, अप्लाई ऐसे किया, ही। अपील में 8 महीने मिल गए, उस 8 महीने में या 6 महीने मिल गए, हाँ या जी, 12 महीने मिल गए। यस, आजकल अपीलें बहुत लंबा बहुत। लंबा हाँ जी, टाइम ले रही हैं, 12 आपने महीने डेफिनेटली। थ्रेशोल्ड को पूरा किया आपने, हाँ जी, तो ये भी उसमें ये उसमें अपील में जाकर वो केस, हाँ जी, विन हो वो गया। विन हो गया। तो मतलब अपील में आप अगर नया एविडेंस जमा करवाते हैं, हाँ जी फर्ज करें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं थी पहले, हाँ जी सैलरी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं थी, अपील तक पूरी हो गई है, हाँ तो जी अपील अलाउ हो हाँ जाएगी। जी, आजकल होम ऑफिस इसी बात पर भी काफ़ी जो है ना वो आर्गुमेंट कर रहा होता है कि एट द डेट ऑफ डेट एप्लीकेशन ऑफ देखना है या एट द डेट ऑफ हियरिंग देखना है। तो सेक्शन जो आई थिंक 84 है, डोंट कोट मी ऑन दैट, लेकिन मुझे लगता है 84 है, उसमें ना जो इमिग्रेशन असाइलम 2002 का एक्ट है ना, आई जी जी, नया एक्ट है, नेशनल इमिग्रेशन नेशनलिटी एक्ट जो है ना,
उसमें ये है कि जो ट्राइब्यूनल के डेट कट ऑफ टाइम क्या है, एविडेंस कैसे असेस होगी, ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंट टॉपिक है, मतलब सिर्फ इसलिए कि क्योंकि ये बात हो एक्सपर्ट। गई थी तो मैंने कहा एक हाँ बात जी, चली हाँ जी। जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा। हमने कोशिश की है कि इन डिटेल फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड को डिस्कस करें। इसके बावजूद भी अगर आप केस स्पेसिफिक मशवरा करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे नीचे चौधरी साहब का डायरेक्ट नंबर दूंगा, मेरा डायरेक्ट नंबर होगा। आप हमें अपॉइंटमेंट बुक करके आप अपनी केस के लिए इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।